Yes, dear students, very good morning to all of you. Towards your Biology Mr. Sir in your Bio Academic Spiritual and Science classes. Dear students, आज का लेक्चर आपके लिए इस चैप्टर से कुछ विशेष है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग कुछ विशेष चीज़ों के बारे में और बड़ी गहराई से जानने का प्रयास करेंगे. यस, तो आइए आज का हम लोगों का जो लेक्चर है वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेफ्रॉन के द्वारा यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस. तो यूरिन फॉर्मेशन क्या है? बड़ी अजीब चीज होती है यूरिन फॉर्मेशन या यूरिन फिल्ट्रेशन. ये प्रायः एक ही प्रश्न को दो दो तरीके से पूछ दिया जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, आपके इस कंफ्यूजन को अभी हम दूर कर देना चाहते हैं. एक्चुअली यूरिन फॉर्मेशन is the process of filtration of nitrogenous waste product, you mean to say water and electrolytes, from blood to nephron by ultrafiltration in glomerulus, by reabsorption from nephron to blood, and by secretion of few constituents from blood to again in न्यूरॉन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. ओके, तो यही है यूरिन का फॉर्मेशन. अर्थात अगर हिंदी में हम कहना चाहें अपने हिंदी भाषी छात्रों के लिए, तो मूत्र का निर्माण वस्तुतः रक्त से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स के छनने की एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम रक्त से नाइट्रोजिनस यूजलेस वेस्ट प्रोडक्ट और वाटर को फिल्टर करके नेफ्रॉन में ले आते हैं. और यदि एक्सेस क्वांटिटी अगर फिल्टर हो गई है तो उसको फिर से रीअब्जॉर्प्शन के द्वारा नेफ्रॉन से ब्लड में ट्रांसफर करते हैं. और बाय द वे, ब्लड के पीएच को मेंटेन करने के लिए पुनः हम ब्लड से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फिर से नेफ्रॉन में ड्रॉप करते हैं, सिक्रेट कर देते हैं. और यह प्रोसेस मुख्य रूप से 3 स्टेप में होता है. पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा है सिक्रेशन. ठीक है, यह भी समझ लीजिए. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस के अंदर होता है. रीअब्जॉर्प्शन इस नेफ्रॉन के प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तथा कलेक्टिंग डक्ट के बीच में होता है. ठीक है, तो आइए हम लोग पहले इस मैकेनिज्म को देख लें. चाहे इधर से देख लीजिए चाहे उधर से देख लीजिए, दोनों चीज एक सिस्टम पे है. ठीक है, आइए पहले इधर से देख लेते हैं. तो यूरिन फॉर्मेशन का जो फर्स्ट स्टेप है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं. संपुटी परानिस्चंदन. इसमें क्या होता है? एक्चुअली जो ग्लोमेरुलस है, यहां जो आप देख रहे हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है. तो इस तीनों स्टेप को समझने के लिए सबसे पहले आइए जरा हम इस फिगर को एक बार फिर से रिव्यू कर लें, फिर से देख लें. बेटा देखो, ये एफरेंट आर्ट्यूल है. ये इस कप लाइक कैप्सूल में आकर के ये कई ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है और यहाँ पर पतले नरेटेड फॉर्म में बाहर निकला. ये इफरेंट आर्ट्यूल है. ठीक, ये जो ब्लड की जो इपिथेलियल सेल्स हैं, इंडो इपिथेलियल सेल्स, ये बहुत ही पतली बारीक यूनिट सिंगल लेयर्ड होती हैं और पोरस होती हैं, पेनिट्रेटेड होती हैं, छिद्रित होती हैं. तो इससे क्या होता है, ये एक लेयर, ये दूसरा, ये नीचे वाला तीसरा, ये बाउमन कैप्सूल है. इसकी जो ये ब्लैक कलर की जो है इंडोथेलियल सेल्स हैं, इसकी सेल्स क्या होती हैं, कुछ स्पेसिफाई हो जाती हैं, मॉडिफाइड हो जाती हैं और लंबी हो जाती हैं. सेल्स के बीच में पोर बन जाता है, ये पैसेज बन जाता है, जिसको हम स्लिट मेम्ब्रेन कहते हैं. और यहाँ पे दोनों ब्लड और बाउमेंस कैप्सूल के बीच में यहाँ पर जो कुछ म्यूकस टाइप के मेम्ब्रेनस पार्ट है,
ये स्क्वेमस एपिथेलियम का, ये जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से यहाँ 3 मेम्ब्रेन हुई, ये ब्लड की इंडोथेलियल मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट का मेम्ब्रेन जिसको बीएम लिखा गया है, और स्लिट मेम्ब्रेन। स्लिट मेम्ब्रेन क्या होता है, दो पोडोसाइट सेल्स के बीच में, ये पोडोसाइट एक हुआ, दूसरा पोडोसाइट, इसके बीच में ये जो पैसेज है आर पार जाने के लिए, यही है स्लिट मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये क्या है, ये बाउमन्स कैप्सूल का ये नेक है, ये प्रोक्सोनल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रुश बॉर्डर एपिथेलियल का बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नीचे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, यू शेप, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये कलेक्टिंग डक्ट। ये आपका पेल्विस है, जहाँ पर क्या होता है कि यूरिन को लाके ड्रॉप किया जाता है, यहाँ से बहुत सारे नेफ्रॉन के पेल्विस आकर के आपस में एक कॉमन डक्ट में खुलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जो बाद में यूरेटर के थ्रू होकर के यूरिनरी ब्लैडर में जाके कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंडीशन देख रहे हैं, एक चीज और जान लीजिए, ये जो डीसीटी है, इस डीसीटी वाले पोर्शन में देख रहे हैं रॉस, क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये अपना प्रभाव यहाँ से यहाँ के बीच में दिखाता है, और एडीएच का जो प्रभाव होता है वो इसके बीच में आपको देखने को मिलता है। इतनी, जिसको आप पहले वाले लेक्चर में बिना नाम का जो पहला लेक्चर इसमें डाला था, वो जो है इसमें किडनी के फंक्शन के रेगुलेशन के बारे में बताया गया था, रास के द्वारा, एडीएच के द्वारा, एएनएफ के द्वारा जो बताया गया था। तो इसमें रास और एडीएच का इफेक्ट, रास का इफेक्ट यहाँ क्रिएट होता है, एडीएच का इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट होता है। ठीक है, अब आइए आगे चलें। आगे चलने से पहले एक चीज और समझ जाइए, यहाँ पर जब यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है बाउमन्स कैप्सूल में, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स भी काम करते हैं। जिस प्रेशर पर यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एफरेंट आर्ट्यूल का डायमीटर ज़्यादा है, इसका बहुत कम है, और इसकी वजह से बहुत सारे छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड होने की वजह से ये क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लगभग 55 mmHg के बराबर इसका प्रेशर बढ़ता है, जिसको ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाता है। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसका वैल्यू लगभग 55 mmHg के बराबर होता है। ठीक है, और इसके अगेंस्ट काउंटर इफेक्ट जो है क्या होता है, क्या होता है इसका, CHP क्या है, कोलाइडल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी इसमें जो ब्लड कोलाइड्स हैं, इसके द्वारा जो इस पर अगेंस्ट प्रेशर डाला जाता है, उसकी वैल्यू 15 mmHg आती है, और बाउमन्स कैप्सूल के द्वारा जो प्रेशर इसके अगेंस्ट डाला जाता है, इस प्रेशर के, उसको बाउमन्स कैप्सूल ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 30 mmHg के बराबर आता है। ठीक, तो टोटल ओवरऑल इस प्रेशर के अगेंस्ट ये दो प्रेशर निगेटिव वर्क करते हैं, और रिजल्टेंट प्रेशर, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है, 10 mmHg का होता है। यानी यहाँ से ब्लड, यहाँ से जो फिल्टरेट होते हैं, वो फिल्टर होकर के इस बाउमन्स कैप्सूल में लगभग 10 mmHg प्रेशर पर फिल्टर होते हैं। ठीक है, इसको समझ जाइए। तो होता क्या है, सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन शुरू होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि ये जो ब्लड की कैपिलरीज है, इसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, वाटर वगैरह इत्यादि हैं, उसमें क्या होता है कि हाई प्रेशर की वजह से इसमें से ये इसकी जो सिंगल लेयर्ड एपिथेलियल होती हैं, इंडोथेलियल सेल्स, उससे छन करके फिल्टर होकर के वो किस में आ जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करता है, ये जो मेम्ब्रेन है ब्लड की, ये सबके लिए परमेबल होती है, लेकिन आरबीसी के लिए इम्परमेबल होती है। इसलिए इस मेम्ब्रेन से आरबीसी का फिल्ट्रेशन नहीं होता है। इसके बाद यहाँ पे जो ये वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन है, वो सारे कंटेंट्स फिल्टर होकर के इसमें आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या होता है, ये सारे कंटेंट्स को फिल्टर हो जाए आरबीसी को छोड़ करके, और अदर कंटेंट्स में कौन कौन है, वाटर है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, सोडियम क्लोराइड है,
यूरिया है और बाइकार्बोनेट्स, ये सभी फिल्टर होकर के फर्स्ट राउंड में नीचे आ जाएंगे। लेकिन ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये क्या करता है, ये प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल्स को फिल्टर होने से रोकता है, ठीक है, इसलिए उसका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। आगे देखिए, अब जो पोडोसाइट्स में जो स्लिट मेम्ब्रेन्स हैं, स्लिट मेम्ब्रेन क्या करते हैं, वे सभी प्रकार के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को के फिल्ट्रेशन को रोक देंगे। तो कुल कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ फिल्ट्रेशन किसका किसका होगा, यहाँ पर फिल्ट्रेशन आरबीसी को छोड़कर, नॉन फिल्टरेट क्या होगा, आरबीसी प्रोटीन, आरबीसी और प्रोटीन को छोड़ करके बाकी ब्लड में उपस्थित मोर वर्क कंटेंट्स जैसे कि वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट्स, सोडियम क्लोराइड, यूरिया इत्यादि, बाइकार्बोनेट्स इत्यादि क्या हो जाएंगे, वो फिल्टर होकर के कहाँ जाते हैं, बाउमेंस कैप्सूल में आ जाएंगे, यहाँ कलेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार का फिल्ट्रेशन क्या होता है, ये अल्ट्रा लेवल पे होता है, इसलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। यूरिन फॉर्मेशन के लिए पहला स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसके बाद क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा यहाँ डिटेल देख, जो आपने यहाँ देखा वही चीज यहाँ पे है। ये बाउमेंस कैप्सूल है, ये अफरेंट आर्ट्यूल है, इसके कैपिलरीज हैं। यहाँ से फिल्ट्रेशन हाई प्रेशर 10 mmHg पर क्या होगा, वाटर क्या होगा, फिल्टर होकर के बाउमेंस कैप्सूल में आ जाएगा, ग्लूकोज फिल्टर होकर के बाउमेंस कैप्सूल में आ जाएगा, अमीनो एसिड फिल्टर होकर के बाउमेंस कैप्सूल में आ जाएगा। प्रोटीन तो रुक जाएगा, लेकिन अमीनो एसिड, अगर प्रोटीन क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल अगर टूट चुका है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया है, तो उसका फिल्ट्रेशन हो जाएगा। तो अमीनो एसिड टूट करके बाउमेंस कैप्सूल में आ जाएगा फिल्टर होकर के। सोडियम क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन क्या हो जाएगा, ये फिल्टर होकर के बाउमेंस कैप्सूल में आ जाता है। यूरिया भी फिल्टर होकर के बाउमेंस कैप्सूल में आ जाएगी, और बाइकार्बोनेट भी फिल्टर होकर के बाउमेंस कैप्सूल में आ जाएंगे। ये रिजल्ट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का, ठीक। अब क्या होगा, अब सेकेंड स्टेप हुआ। तो हम ये देख रहे हैं कि इस प्रकार के फर्स्ट फिल्ट्रेशन अर्थात ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में बहुत सारी यूजफुल चीजें, जैसे ग्लूकोज हुआ, एमिनो एसिड हुआ, ये सब क्या हो रहे हैं, ये वाटर हुआ, ये सब फिल्टर होकर कहाँ आ गए, बाउमेंस कैप्सूल में, जिसमें बहुत सारी यूजफुल चीजें भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में फिल्टर हो चुकी हैं। प्लाज्मा भी फिल्टर होके आ जाता है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे जो यूजफुल चीजें जो फिल्टर हो चुकी हैं, अब यहाँ पर जो एफरेंट आर्ट्यूल का, पीछे का फिगर याद कीजिए, एफरेंट आर्ट्यूल के सराउंड्स ये जो पेरीट्यूबुलर आर्टरीज, इसको क्या करते हैं, लिप से जो लिपटी होती हैं, ये लिपट करके क्या होती है, अब यहाँ पर जो एक्सेस क्वांटिटी है वो फिल्टर होके फिर से ब्लड में चली जाएगी। यहाँ पे जो होगा फिल्टर होके फिर से ब्लड में आ जाएगा, यहाँ पे फिल्टर होके फिर से ब्लड में चला जाएगा, यहाँ फिल्टर होके फिर से ब्लड में चला जाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो फिर से इस ट्यूब से जितनी चीजें बाहर निकल रही हैं, फिर से ब्लड में जा रही हैं, वो सारी प्रोसेस रीएब्जॉर्प्शन कहलाएंगी, ठीक है। और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन रीएब्जॉर्प्शन होता है, वो भी क्या होता है, ऑस्मोलरिटी के बेस पे होता है। और हम पढ़ भी चुके हैं, ऑस्मोलरिटी क्या होती है, जब यहाँ पर ब्लड की ऑस्मोलरिटी जब बढ़ती है, तो उस ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, तुरंत क्या होता है, रास एक्टिव हो जाता है, एडीएच एक्टिव हो जाता है, और क्या करता है, इसमें इसकी ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, इसमें रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। बुक में लिखा है मिली ऑस्मोल क्या होता है, यहाँ पे लिखा है इसकी ऑस्मोलरिटी, एफरेंट आर्ट्यूल की ऑस्मोलरिटी कितनी होती है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। ऑस्मोलरिटी क्या होती है, पर लीटर ब्लड के कंटेंट में, ब्लड के वॉल्यूम में जितने सैल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूडिंग ये सब, वह उसका कंसंट्रेशन ही ब्लड की ऑस्मोलरिटी कहलाती है, या उस सॉल्यूशन की ऑस्मोलरिटी कहलाती है। तो यहाँ पे 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर का अर्थ क्या हुआ कि 1 लीटर में, यहाँ पर इफरेंट आर्ट्यूल में जो ब्लड है, उसके 1 लीटर में लगभग 300 मिली
300 मिली क्या है, ऑस्मोल्स प्रेजेंट हैं। ये सब ऑल दीज आर ऑस्मोल्स, ये सब ऑस्मोल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसी संदर्भ में कहीं आप नंबर घटते देखेंगे, कहीं बढ़ते देखेंगे। तो इस संदर्भ में देख लीजिए, यहां पर कलेक्टिंग डक्ट में प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में नेक की ऑस्मोलरिटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, इसकी ऑस्मोलरिटी 300, इसकी ऑस्मोलरिटी यहाँ जैसे जैसे डाउन जा रहा है बढ़ती जा रही है, 400 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 800 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 1000 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर यूसफ के बेस पर, 1000, 900, 600, 400, 300, 200 ये मिली ऑस्मोल पर लीटर यहाँ है। अब इसके साथ साथ ये जो पेरी ट्यूबुलर क्या है, आरटी है, इसकी ऑस्मोलरिटी भी क्या रहे देख रहे हैं, इसी से थोड़ा सा डिफरेंस लेकर के इसका यहाँ 400, 300, 400, 400, 600, 600, 900, 800, 1000, 1000, 1200 तो 1200, 1000 तो 1000, 800, 800, 600, 600, 400, 400। इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं, पेरीट्यूबुलर स्पेस यानी ब्लड के कैपिलरीज में और नेफ्रॉन में जो ऑस्मोलरिटी है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस का प्रेशर, वो क्या कर रहा है, उसकी वेरिएशन यहां पर दिखाया जा रहा है। एक चीज यहां पर देख लीजिए, यहां पर जो आपका ये नेफ्रॉन में जो फ्लो होने वाले कंटेंट्स हैं, उसका फ्लो इधर से डाउन जा रहा है, अप से डाउन और डाउन से अप हो रहा है। लेकिन इसके पैरेलल जो ब्लड कैपिलरीज जो रन कर रही है, उसमें जो ब्लड का फ्लो है वो क्या है, वो देखिए अप टू डाउन, यहां से यहां तक हो रहा है, यानी इस प्रकार से ये फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यहां पे अगर एक धारा इस डायरेक्शन में फ्लो, एक करंट नेफ्रेटिक लिक्विड का, अगर एक इसका करंट इस तरफ से इस तरफ है, लेफ्ट टू राइट है, इसका राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, इस प्रकार से क्या देख रहे हैं, यहां पर प्रतिधारा, एक धारा इधर एक धारा इधर, प्रतिधारा का एक प्रभाव उत्पन्न करता है। यानी द fluents flowing in nephron and peritubular capillary exist counter current effect, काउंटर इसके अगेंस्ट इसमें ये करंट है, या इसके अगेंस्ट इसमें, इसके अगेंस्ट इसमें ये वाला करंट है। एक क्लॉकवाइज मूव कर रही, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहीं पर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और पेरी ट्यूबुलर स्पेस, जिसको कि वासा रिक्टा बोलते हैं, इस वासा रिक्टा में जो फ्लो हो रहा है, लिक्विड का फ्लो हो रहा है, वो काउंटर करंट है, यानी एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस दोनों कंटेंट्स में, दोनों ऑब्जेक्ट में ये जो काउंटर करंट फ्लो उत्पन्न हो रहा है, इसी को काउंटर करंट इफेक्ट कहते हैं। इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, काउंटर करंट इफेक्ट का सीधा सा इफेक्ट होता है टू इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इस काउंटर करंट इफेक्ट से, इस काउंटर करंट इफेक्ट से जो रीएब्जॉर्प्शन का रेट है वो बढ़ जाता है। यानी यहां से जो इंग्रेडिएंट्स एक्सेस इसमें फ्लो होके आ गए थे, वो फिर से यहां से निकल क्या करेंगे, वो ब्लड कैपिलरीज में वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये रीएब्जॉर्प्शन रेट को एनहेंस करता है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाइए, आगे चल करके अब देखिए यहाँ पे क्या इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे जब प्रेशर इंक्रीज हुआ, आपने इसके पहले हिस्टोलॉजी में पढ़ा है कि ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, इसकी जो ये इपिथेलियल लेयर है, यह इपिथेलियल लेयर क्या होती है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल होती है, जबकि वाटर के लिए परमिएबल होती है। इसीलिए इस काउंटर करंट इफेक्ट के कारण यहां से मोर ओवर जो एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या हो गई थी, फिल्टर हो गई थी
फर्स्ट अल्ट्राफिल्ट्रेशन में वो क्या होती है, वो फिल्टर होकर के फिर से क्या आ जाती है, वासा रेक्टा में आ जाती है। किस में आ जाती है, ब्लड कैपिलरी, ब्लड में वापस आ जाती है, जिसे आप यहाँ देख रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये यूट्यूब होकर ऊपर जाती है तो फिर से इसका क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, फिर से प्रेशर बढ़ेगा, और किसका प्रेशर बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। और यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की जो मेम्ब्रेन है, ये क्या होती है, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। हिस्टोलॉजी में आप पढ़ चुके हैं, वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये परमिएबल होती है। इसलिए आप देख रहे होंगे यहाँ से वाटर बाहर नहीं निकल रहा है। रेयर केस में देख रहे हैं यहाँ पर वाटर क्या कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है, लेकिन कब, जब क्या है, जब कैसा कंडीशन सिचुएशन है, 600 प्रेशर, 600 प्रेशर, आइसोटोनिक, यहाँ जब सोल्यूशन दोनों आइसोटोनिक है तो यहाँ एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, सिक्रीट होकर के इसमें एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ये वापस आ जा रहा है। ठीक है, तो बेटा बैठ जाओ, ध्यान से पढ़ो, थोड़ा सा एक लेक्चर है, समझ जाओ, समझ जाओगी, थोड़ा सा समय पे करो। तो इस प्रकार से इसमें आ रहा है, और इसके बाद ये फिर आगे क्या कर रहा है, यहाँ से सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में क्या हो रहा है कि इस ऑस्मोलरिटी पर ये एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से क्या हो रहा है, रीअब्सॉर्ब होकर के कहाँ जा रहा है, ब्लड कैपिलरीज में, यानी वसा रिक्टा में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, आगे जाइए, आगे जाकर के यहाँ पर डीसीटी में इसका ऑस्मोलरिटी फिर 300 और 200 पहुंच जा रहा है। तो बेटा ध्यान रखना, इस 300 200 पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे सिक्रीशन होगा। सिक्रीशन में क्या होगा, सिक्रीशन में नहीं, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जाकर के रीअब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल रही है, किस में आ रही है, ब्लड कैपिलरीज में आ रही है, और पानी का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ से निकल करके कहाँ आ रहा है, ये ब्लड कैपिलरी में रहा है। लेकिन ये किस इफेक्ट के कारण होता है, ये जब रास एक्टिव हो जाता है, रास जब एक्टिव हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वाटर कंटेंट, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो क्या होता है, नहीं, हाँ, तब इसके बाद क्या होगा कि ये रास एक्टिव होगा, तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड और वाटर का फिर से क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, किस में, ब्लड कैपिलरीज में। ठीक है, और आगे ये चीज यहाँ पे एक विशेष ध्यान रखिएगा, यहीं पर सिक्रीशन भी होता है, किस 200 मिली ऑस्मोलरिटी पर, किसका किसका, ड्रग्स का, जो दवाएं हम लोग लेते हैं, दवाओं के जो कंटेंट्स होते हैं, अक्सर आप देखे होंगे कुछ दवाओं को लेने के बाद उसके इंग्रेडिएंट्स हमारे यूरिन में भी आ जाते हैं, जैसे कि एक विकासुल है, विकासुल भी आप ले लीजिए, या विटामिन कॉम्प्लेक्स लीजिए, तो यूरिन का कलर येलो हो जाता है, क्योंकि उसमें जो पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट डाइजेस्ट नहीं हो पाते, वो फिल्टर होकर ब्लड में रह जाते हैं, तो उस ड्रग्स के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनका सिक्रीशन इस लेवल पे होता है, यहाँ पे होता है, कलेक्टिंग डक्ट वाले पोर्शन में होता है, यहाँ से ड्रग सिक्रीट होकर के इसमें आ जाएगा, किसमें, नेफ्रॉन में, हाइड्रोजन आयंस हुआ, पोटेशियम आयंस हुए, ये सब क्या होते हैं, ये सिक्रीट होकर के फिर से ब्लड में आ जाते हैं। ठीक है, तो और दूसरी चीज क्या होती है, सिक्रेट होकर के यहाँ पर ये आ गए कहाँ पे, कलेक्टिव डक्ट में। अब देखिए एक इफेक्ट और काज होता है, बाय द वे, ब्लड यूरिन में अगर वाटर कंटेंट ज्यादा हो गया है, यूरियसिस हो गया, यानी ज्यादा वाटर कंटेंट्स हो गया है, वाटर जो है, यूरिन जो है वाटरी हो गया है, तो क्या होगा, मोर ओवर वॉल्यूम या कंसंट्रेशन वाटर का जो है यूरिन में हो गया है फिल्टर में, तो क्या होगा, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, एडीएच एक्टिवेट हो जाएगा, और एडीएच एक्टिवेट होकर क्या काम करेगा, ये यहाँ पर डायूरेटिक का काम करेगा, और डायूरेटिक के काम में क्या करेगा कि यहाँ पे जो एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर आ चुका है वो फिर से सिक्रीट होकर के कहाँ चला जाएगा, ब्लड में वापस आ जाएगा। तो ये जो एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर सिक्रीट्स फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट टू यूरिनरी to blood capillary, this process is also known as the secretion, and this secretion process is controlled by
एंटी डायरेटिक हार्मोन के प्रभाव के कारण भी ऐसा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एडीएच इस पर काम करके ब्लड के कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, यूरिन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, और वही यूरिन कलेक्ट होकर के फिर पेल्विस में आता है। पेल्विस से कहाँ जाएगा? यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे पॉइंट को आपने देख लिया। अब इसी चीज को आप यहाँ पे फ्लो चार्ट के माध्यम से देख लीजिए, जो सीधा सीधा ये लिखा है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में 3 लेयर होता है, जिसमें ब्लड इंडोथेलियल लेयर क्या करता है, ये परफोरेटेड होता है, जो कि आरबीसी के फिल्ट्रेशन को रोकता है। सबको जाने देगा, लेकिन आरबीसी के फिल्ट्रेशन को रोकेगा। दूसरा है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि माइक्रो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को फिल्टर होने से रोकता है। तीसरा है स्लिट मेम्ब्रेन, पोडोसाइट सेल्स के बीच में, वो क्या करता है, वो सभी प्रकार के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को फिल्टर होने से रोकता है। इस प्रकार से अगर हम देख लें, ये बाउमेंस कैप्सूल है, ये एफरेंट आर्ट्यूल है, इसका सिक्रेशन, वाटर का सिक्रेशन बाउमेन कैप्सूल हो जाता है, ग्लूकोज का सिक्रेशन हो जाता है, अमीनो एसिड का सिक्रेशन हो जाता है, सोडियम क्लोराइड का सिक्रेशन हो जाता है, यूरिया का सिक्रेशन हो जाता है, बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन हो जाता है फर्स्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में। और फिल्टर होने के बाद जो फिल्टर्ड होता है, जो छना हुआ मटेरियल होता है, उसमें जो फिल्टर हो चुका होता है, उसमें यानी जो ब्लड से फिल्टर होकर के बाउमेंस कैप्सूल में आ चुका होता है, वो होता है वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट, सोडियम क्लोराइड और यूरिया एक्सेट्रा। और इसके बाद जो नहीं फिल्टर होता है, जो ब्लड कैपिलरीज में ही रह जाता है, वो होता है आरबीसी और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इसके बाद यहां से फिर रीएब्जॉर्प्शन शुरू होगा। रीएब्जॉर्प्शन किसके किसके बीच में होता है? ये नेफ्रॉन के पीसीटी, डीसीटी और येलोएच के बीच में। और ये क्या है? इफरेंट आर्ट्यूल के पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं। इसमें रीएब्जॉर्प्शन किसका का होगा? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा पीसीटी में। पीसीटी में क्या क्या होता है? पीसीटी में 2 प्रकार का रीएब्जॉर्प्शन होता है, एक एक्टिव होता है, दूसरा पैसिव होता है। तो बेटा ध्यान रखना, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन वो रीएब्जॉर्प्शन है जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से एनर्जी लॉस पर, यानी एटीपी एक्सपेंस पर क्या होता है, सोडियम, ग्लूकोज और अमीनो एसिड क्या होते हैं, ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्ब होकर के पुनः पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में वापस चले जाते हैं। ठीक है, जिसमें पैसिव रीअब्सॉर्प्शन यूरिया का होता है। तो यूरिया क्या होती है, ऑटोमेटिक क्या होती है, फिजिकल प्रेशर से क्या करती है, यूरिया जो है ये नेफ्रॉन, पीसीटी, येलोएच या जो है डीसीटी से क्या होता है, सिक्रीट होकर के ये रीअब्सॉर्ब होकर के पुनः इफरेंट आर्ट्यूल के पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में चला जाता है। तो इसका ये पैसिव रीअब्सॉर्प्शन होता है, क्योंकि इसके लिए एनर्जी कंजर्व की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले में मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का। इलेक्ट्रोलाइट्स जो मेन होते हैं वो सोडियम क्लोराइड और यूरिया होते हैं। तो लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, मिनिमम एब्जॉर्प्शन। देखिए केवल यहाँ पर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो रहा है, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, और जो होगा यही होता है। लूप ऑफ हेनले में मिनिमम है, यहाँ पे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में है, तो यहाँ पे बहुत कम से कम मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है। और जो डीसीटी है, ये डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में जो मेन रीअब्जॉर्प्शन होता है वो वाटर और साल्ट्स, जिसमें कि सोडियम है, वाटर और साल्ट, वाटर और साल्ट, सोडियम, यहाँ सोडियम क्लोराइड है ना, तो Na और Cl सोडियम और क्लोराइड के फॉर्म में जो है एक्सक्रीट होता है। ठीक है, इसका फिगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट का होता है। और इसके बाद देखिए सिक्रीशन, जो तीसरा स्टेप होता है। तो ध्यान रखिएगा रीअब्जॉर्प्शन में हमको रास का इफेक्ट देखने को नजर आता है, और सिक्रीशन में हमें एडीएस का इफेक्ट देखने को मिलता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सिक्रीशन कैसे होगा, इन डीसीटी और सीडी में क्या होता है, यहाँ पे जो सिक्रीशन होता है डियर स्टूडेंट्स, सिक्रीशन इज द प्राइमरी प्रोसेस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड में जो ऑस्मोल्स होते हैं, द सॉल्यूट्स, सॉल्व्ड सॉल्यूट्स पर लीटर, उसके कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है इस सिक्रीशन के द्वारा। ठीक, और मेंटेन्स ब्लड पीएच, ब्लड का पीएच जो 7.35 टू 7.45 होता है, ये आइडियल स्टैंडर्ड है, पैरामीटर है, जबकि 7.40 तक ही होता है। तो इस प्रकार से इस पीएच को ही मेंटेन करने में, उस पीएच को हम सिक्रीशन के द्वारा ही मेंटेन करते हैं।
और उसके मेंटेनेंस कौन सपोर्ट करता है? एडीएच। और सिक्रीशन के नाम पर जो मैक्सिमम सिक्रीशन होता है हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया का, मोर ओवर सिक्रीशन यहाँ होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कलेक्टिंग डक्ट से कुछ अमाउंट सिक्रीशन 800 से 1000 मिली ऑस्मोल प्रेशर पर क्या होता है, यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से सिक्रीट होकर के कहाँ आती है, कहाँ पे आ जाती है? वासा रिक्टा में। ठीक है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन जो ग्लोमेरुलर एरिया होता है किडनी का, वहां पर यूरिया का कंसंट्रेशन बना रहता है। तो इस प्रकार से ये पूरा डिटेल हुआ कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम लोग यहाँ पर काउंटर करंट इफेक्ट भी देख लिए, ऑस्मोलरिटी देख लिए, किस पीएच पे फिल्ट्रेशन होता है ये देख लिए, यूरिन फॉर्मेशन अर्थात फिल्ट्रेशन के क्या क्या स्टेप्स हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन ये देख लिए। ये भी देख लिए कि रॉस का इफेक्ट कहाँ पे आता है फिल्ट्रेशन के दौरान, यहाँ पे देखने को मिलता है। एडीएस का कहाँ पे कंट्रोलिंग होता है, वो यहाँ से यहाँ के बीच में होता है, इसको भी हम लोगों ने देख लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज बस इतना ही। अब हम लोग क्या काम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आई थिंक हम लोग वो देखेंगे, मिक्चुरेशन देखेंगे, यानी मूत्र को, यूरिन को कैसे हम बाहर निकालते हैं, उसकी क्या कंट्रोलिंग सिस्टम है, और इससे संबंधित कुछ डिजीज के बारे में देख करके इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। यस डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी थैंक्स टू यू फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बी perfect. Thank you.